ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। 13 जिले 26 खबर देख रहे हैं आप। रुक करेंगे खबरों का। उत्तराखंड का अगला सीएम कौन होगा, ये लाख टके का सवाल है, क्योंकि बीजेपी ने अभी तक सीएम के नाम का पत्ता नहीं खोला है। लेकिन खबरों के मुताबिक सीएम की रेस में सबसे आगे प्रकाश पंत का नाम चल रहा है। उनसे बात की हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी ने। दिया जा सके। हमारे साथ इस वक्त वो शख्सियत मौजूद हैं जिनका उत्तराखंड प्रदेश के सीएम की फहरिस्त में सबसे पहला नाम आ रहा है। सर, आपका नाम सीएम फहरिस्त में सबसे पहले नंबर पर है, क्या कहना चाहिए? अभी ऐसा मुझे तो कोई जानकारी नहीं मिली, क्योंकि अभी इस तरह का कोई निर्णय हुआ नहीं है। जनता का प्रेम है, जनता का प्यार है, और जो हमारे 57 विधायक जीत करके आए, ये सभी सक्षम है विधायक जो है मुख्यमंत्री बनने के लिए। और इससे बाहर भी हमारे पास ऐसे अनेकों अनेक कार्यकर्ता हैं जिनको ये दायित्व दिया जा सकता है। केंद्रीय नेतृत्व ने तय करना है, वो अभी उन्होंने निर्णय लिया नहीं। जिसको भी तय करेंगे, हम सब मिलजुल करके इस उत्तराखंड की महान जनता के उस मैंडेट को स्वीकार करते हुए, उसकी मूल भावना को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे। सर, अगर विधायक मंडल आपके नाम पर मोहर लगाता है तो प्रदेश में आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी जनता की? देखिए, हमारी प्राथमिकता तो जो विजन डॉक्यूमेंट हमने दिया है, जिसमें हमने बताने का प्रयास किया था कि राज्य किस वर्तमान परिस्थिति राज्य की क्या है, क्या दशा और दिशा राज्य की है, और उसके आधार पर हम किस तरह से 5 वर्ष के अंदर इसको पूरा करेंगे। आज राज्य का आर्थिक संकट राज्य में गहराया हुआ है। 44,000 करोड़ से अधिक का कर्जा राज्य को हो गया है। हमारे रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, स्थिर हो चुके हैं। लगभग 6,700 करोड़ से ऊपर हम नहीं बढ़ पा रहे हैं। और उसके साथ साथ जो हमारे राज्य में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या है, 8,76,000 बेरोजगार इस समय पंजीकृत हो चुके हैं, और 21 लाख बेरोजगार ऐसे हैं जिनके हाथों को काम नहीं है। हमारे पास ऐसे 2,82,000 मकान हैं जिनमें ताले लग चुके हैं। राज्य का अनियोजित विकास इस समय भारी हो चुका है। इसीलिए हमने विकेंद्रीकृत विकास के उस मॉडल की अवधारणा की है, जो इन सारी समस्याओं का समाधान करेगा। और उसके साथ साथ जो हमारे शहीदों के सपने हैं, उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के सपने हैं, उनको साकार करना ये हमारी बड़ी चुनौती है, और उसको हमने स्वीकार किया। सर, महिलाओं की अगर बात करें, महिलाओं को क्या दायित्व मिलने जा रहे हैं, कुछ आकांक्षी? देखिए, महिलाओं के दायित्व का प्रश्न, जितने भी विधायक जीत के आएंगे सबका उपयोग होगा, और सभी को कार्य दिया जाता है। सबसे बड़ा कार्य तो जनता ने सेवा का दिया है, कि ताकि वो उनकी अपेक्षाओं पर खरे हो जाए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के कद्दावर नेता प्रकाश पंत, जिनका कहना है कि हम हाई कमान की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मैं अस्करी जाफरी, एशियन 24/7, देहरादून। उत्तराखंड में बीजेपी की भारी बहुमत से जीत के बाद जहां पूरे सूबे में पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, तो वहीं पिथौरागढ़ विधानसभा सीट से जीत के बाद एक बार फिर प्रदेश सरकार में अपनी पकड़ बनाने में कामयाब रहे विधायक प्रकाश पंत का नाम मुख्यमंत्री के दौड़ में शामिल होने पर स्थानीय लोगों में चर्चा है कि उनका विधायक प्रदेश की बागडोर संभालेगा। प्रकाश पंत जी की छवि आरंभ से ही एक ईमानदार, सुशील और व्यवहार कुशल व्यक्ति की रही है, और प्रदेश में वो विधानसभा अध्यक्ष जैसे सम्मानित पद को भी सुशोभित कर चुके हैं। और रही बात पिथौरागढ़ के क्षेत्र से मुख्यमंत्री की, तो पिथौरागढ़ प्रदेश में सबसे पिछड़ा हुआ जिला माना जाता है। तो अगर इस पिछड़े हुए जिले को प्रतिनिधित्व मिलता है, ये पूरे प्रदेश के लिए एक अच्छी बात रहेगी। ये सभी जानते हैं कि प्रकाश पंत जी एक बहुत साफ छवि के व्यक्ति हैं, और मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे भी उनको माना जा रहा है। ये पिथौरागढ़ की जनता को मतलब बहुत बढ़िया रहेगा उनके लिए अगर ये मुख्यमंत्री बनेंगे पूरे प्रदेश के लिए। आज तक उनके ऊपर एक भी आरोप, एक ढीले भर का आरोप उनके ऊपर नहीं लगा है, और बहुत साफ छवि के व्यक्ति हैं। और हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री हमारे प्रकाश पंत जी युवा हैं और वही बने। उत्तराखंड के कार्यवाहक सीएम हरीश रावत ने प्रमुख सचिव और पुलिस महानिदेशक से आग्रह किया है कि सीएम के तौर पर उन्हें जो सुविधाएं मिल रही थी उसे तत्काल वापस लें। उन्होंने कहा कि नियमानुसार जो सुरक्षा दिए जाने का प्रावधान है, उसमें भी मात्र 2 सुरक्षाकर्मी उनकी सुरक्षा में तैनात किए जाए। मेरा इंटाइटलमेंट ही नहीं है। मैंने तो जैसे ही नतीजे आने शुरू हुए और मुझे लगा कि हम हार रहे हैं, तो मैंने 12 बजे ही गवर्नर साहब से टाइम लिया, और 3 बजे जाकर के मैंने इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद मैंने अधिकारियों से कहा, मैंने कहा सब सुविधाएं वापस ले ली जाएं करके। लेकिन उन्होंने कहा कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में हमको बाध्य है, हम तब तक आपको ये सुविधाएं दिए रखेंगे। तो मैंने अब उनसे कहा, मैंने कहा भाई पार्टली तो विड्रॉ करो, ये सिक्योरिटी दूसरे जो है, जो स्टाफ इत्यादि है, अब उसको
चुनावों के परिणामों के बाद जहां बीजेपी कार्यालय में रोज चहल पहल दिख रही है, तो वहीं कांग्रेस भवन सुनसान पड़ा है। प्रदेश में करारी हार के बाद देहरादून स्थित कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेस नेताओं का आना लगभग बंद हो गया है। हालांकि कुछ नेताओं, कार्यकर्ताओं और छोटे पदाधिकारी कांग्रेस भवन का जरूर रुख कर रहे हैं। के बाद कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है, तो वहीं बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है। जहां एक और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जीत का जश्न मनाया जा रहा है, तो वहीं अगर कांग्रेस कार्यालय की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, तो यहां पर सन्नाटा बरसा हुआ है। इस वक्त हम कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं जितने भी पदाधिकारियों के कमरे हैं, जितने भी विभागों के अध्यक्षों के कमरे हैं, वो सब खाली पड़े हैं। पूरा इस टाइम जो कांग्रेस भवन है, उसमें किसी तरह की कोई चहल पहल नहीं देखने को मिल रही है। वहीं कुछ छोटे मोटे नेता और जो छोटे पदाधिकारी हैं, वो जरूर रोज आ रहे हैं, लेकिन पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है या पार्टी का जो बड़े नेता हैं, वो यहाँ पर मौजूद नहीं दिख रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदरूनी तौर पर हार के कारणों का पता लगाने के लिए और जो यह करारी हार मिली है, इसको लेकर एक मंथन भी शुरू कर दिया है, लेकिन पार्टी कार्यालय में कोई भी बड़ा नेता नहीं आ रहा है। कैमरामैन लक्ष्मण के साथ विजय कुमार मिश्रा, HNN न्यूज, देहरादून। वर्ल्ड हेरिटेज साइट फूलों की घाटी के नजारों का लुत्फ उठाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। हाईकोर्ट की फटकार के बाद राज्य के वन महकमे ने यहां आने वाले पर्यटकों के लिए कुछ गाइडलाइन जारी कर दी है। ये गाइडलाइन फूलों की घाटी में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर जारी की गई है। वन विभाग ने अब फूलों की घाटी में कूड़ा फैलाने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की बात की है। अब फूलों की घाटी में पर्यटक कैंप नहीं लगा सकते हैं। साथ ही ज्यादा संख्या वाले पर्यटकों के ग्रुप पर भी रोक लगाई जाएगी। दरअसल पिछले दिनों चीन की सीमा से लगी फूलों की घाटी में कुछ चीनी नागरिकों ने चहलकदमी की थी, जिसके बाद से यहां की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए थे। फूलों की घाटी उत्तराखंड में एक बहुत ही रमणीक स्थल है। वह इसे जो यूनेस्को की मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व योजना थी, उसके तहत इसको गठित किया गया था। फूलों की घाटी का लगभग 80 स्क्वायर किलोमीटर के अंतर्गत एरिया है और इसमें जो विश्व की जो दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं, तो फूलों को घाटी के संरक्षण हेतु इसे नेशनल पार्क भी डिक्लेयर किया गया था। और फूलों की घाटी में रहना, टेंट लगाना, इस प्रकार की गंदगी फैलाना, ये पहले से ही वर्जित है। पौड़ी के पाबो ब्लॉक में हुई साध्वी की हत्या का रहस्य पौड़ी पुलिस 1 महीने बाद भी सुलझा नहीं पाई है। हालांकि मामले की जांच में जुटी टीम का कहना है कि केस को काफी हद तक सुलझा लिया गया है। आपको बता दें कि पिछले महीने फरवरी में पौड़ी के पाबो ब्लॉक में साध्वी की हत्या कर दी गई थी। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए हत्या का यह केस राजस्व विभाग से पौड़ी पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया था। पौड़ी SSP का कहना है कि जल्द ही साध्वी का हत्यारा उनकी गिरफ्त में होगा। उसमें जो है वो कई लीड हम लोगों को मिली है और उस लीड के हिसाब से हम लोग जो है वो आगे। मार्च के महीने में ऊर्जा निगम बकायेदारों से वसूली में लगा हुआ है। रामनगर में विभाग के पास 61.5 करोड़ का लक्ष्य था, जबकि विभाग ने 53.5 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। विभाग के करीब 1.5 करोड़ रुपए सामान्य उपभोक्ताओं के ऊपर बाकी हैं, जिनसे वसूली की जा रही है। इसके साथ ही कॉर्बेट टाइगर रिजर्व समेत स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सिंचाई समेत 18 विभागों अभी भी बकायेदार हैं। और 13 जिले 26 खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।